गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हमने डिस्कस कर लिया था चैप्टर बर्थ। ठीक है, एक बार फटाफट से बर्थ चैप्टर की हम स्टोरी को एक बार रिवाइज करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो बर्थ हमारा चैप्टर है, इसकी शुरुआत कहां से होती है। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है इनसे, डॉक्टर एंड्रयू से। क्लियर है बच्चों। आप याद करो उस रात को जब डॉक्टर एंड्रयू देर रात को अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, ही वॉज रिटर्निंग होम। और घर आते वक्त ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉर्मली डेज से बहुत ज्यादा लेट डॉक्टर एंड्रयू अपने घर आ रहे होते हैं। और लेट आने का रीजन, और साथ ही साथ लेट आने के साथ साथ आप चेहरे पे उनके क्या देख सकते थे, सैडनेस देख सकते थे। क्लियर है, सैडनेस उनके चेहरे पे, यानी कि उदासीनता उनके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही थी। उसके पीछे का कारण क्या था बच्चों, उसके पीछे का कारण था क्या, एक फाइट। अब ये फाइट उनकी किसके साथ हुई थी स्टूडेंट्स, याद करो। ये फाइट हुई थी उनकी क्रिस्टीन के साथ। ठीक है, हम एक तरह से चार्ट के थ्रू इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। फाइट हुई थी बच्चों क्रिस्टीन के साथ। अब क्रिस्टीन कौन है ये जान लेते हैं। क्रिस्टीन बच्चों वो लड़की है जिसको डॉक्टर एंड्रयू बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इवन आप कह सकते हैं कि क्रिस्टीन उनकी डॉक्टर एंड्रयू की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन समस्या क्या थी, उस रात उनकी लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि बहुत समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद क्रिस्टीन कन्फ्रंट करती हैं डॉक्टर एंड्रयू को कि उन्हें अब उनके रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां पे उनको क्या कर लेना चाहिए, कमिटमेंट कर लेना चाहिए एक दूसरे को। जहां पे क्रिस्टीन अपना कमिटमेंट देने को राजी थी, वो कमिटमेंट देना चाह रही थी दैट शी वांटेड टू मैरी हिम, कि वो उनसे शादी करना चाह रही हैं। लेकिन जो डॉक्टर एंड्रयू हैं वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते। अब कमिटमेंट ना देने के पीछे का कारण ये नहीं है बच्चों की डॉक्टर एंड्रयू क्रिस्टीन से प्यार नहीं करते, बल्कि वजह ये है कि डॉक्टर एंड्रयू हैज सीन अ लॉट ऑफ मैरिजेस अराउंड हिम विच हैव फेल्ड। ठीक है, डॉक्टर एंड्रयू ने अपने आसपास कई ऐसी शादियों को देख लिया था, ऐसे एक्सपीरियंसेस देख लिए थे जिन्होंने, जो न्यूली मैरिड हैं और उनकी मैरिजेस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ और दे हैव बीन डाइवोर्स, उनका क्या हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, या फिर जिनका डाइवोर्स नहीं हुआ है दे आर लिविंग इन अ टॉक्सिक मैरिज, वो एक टॉक्सिक मैरिज में का शिकार हो चुके हैं और सभी के सब बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी पर्सनल लाइफ से। ठीक है, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने चारों, और जब डॉक्टर एंड्रयू देख रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका और क्रिस्टीन का रिश्ता भी, जो अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है, वो मैरिज के बाद कहीं खराब ना हो जाए। तो इस बात का डॉक्टर एंड्रयू को काफी ज्यादा डर था, इसी वजह से वो कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे थे। और क्योंकि वो कमिटमेंट करने से मना कर देते हैं, ही सेज नो फॉर द कमिटमेंट, तो इस वजह से कमिटमेंट को वो ना करते हैं। इस वजह से क्रिस्टीन उन पे भड़क जाती है और उनका बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। और झगड़े के बाद उदास होकर के जो डॉक्टर एंड्रयू हैं, ही वॉज रिटर्निंग होम। क्लियर है बच्चों। और जब वो घर वापस आ रहे थे तो वो काफी हमें परेशान नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि कौन, जो मॉर्गन उनके घर के चक्कर लगा रहा होता है, जो सीढ़ियां हैं उनमें ऊपर नीचे दौड़ रहा होता है। और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा कैसा लग रहा होता है, एंशियस लग रहा होता है। ठीक है, मॉर्गन, जो मॉर्गन, एंशियस मतलब जब हम किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, फिर हम इधर उधर टेंशन में घूम रहे होते हैं, उसको कहते हैं बच्चों स्टेट ऑफ एंशियसनेस। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल यू स्टूडेंट्स। ओके गुड। इसके बाद क्या होता है बच्चों, वो जो मॉर्गन के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि जो मॉर्गन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी रात को मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो और इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। इस पे जो मॉर्गन कहता है कि मैं इसलिए परेशान हूं बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट चाइल्ड इन आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब 20 साल हो चुके हैं जो मॉर्गन और उसकी वाइफ को शादी किए हुए, और 20 साल से बच्चों उनको कोई भी चाइल्ड हुआ नहीं रहता है, मतलब उनका बच्चा नहीं हो रहा होता है। और 20 साल के बाद his wife was pregnant and they were expecting a baby। ठीक है, वो बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज वो दिन होता है when it was the due date।
जब डिलीवरी की डेट होती है और कि जो मॉर्गन की वाइफ को लेबर पेन हो रहा होता है और इस वजह से वो और कहीं नहीं जा सकते थे, इसलिए वो दौड़ करके जो मॉर्गन किसके पास आता है, डॉक्टर एंड्रयू के पास आता है, क्योंकि वो डॉक्टर एंड्रयू जो है वो उस टाउन के क्या है, एक नए डॉक्टर हैं, एक न्यूली डॉक्टर अपॉइंट हो रखे हैं, ठीक है, इसलिए वो उनके पास आता है। ये बात सुन करके जो डॉक्टर एंड्रयू होते हैं वो अपनी सभी टेंशन्स को क्या कर देते हैं, फॉरगेट, भूल जाते हैं, और उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अब क्या आ जाता है, इज नो मोर एंड्रयू, ठीक है, वो एक एंड्रयू नहीं है, वो अब क्या बन जाते हैं, वो पूरे के पूरे एक डॉक्टर के कैरेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है, वो सब भूल जाते हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स और उनको अब सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोफेशन दिख नजर आ रहा होता है, और उन अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशन हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू सेव दैट चाइल्ड एंड हिज मदर टू, ठीक है, मदर को और चाइल्ड को सेव करना उनकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इवन वो ये भी नहीं देखते कि इतनी रात हो चुकी है या फिर इतनी रात को कहाँ जाएंगे, या फिर पूरा दिन भर बहुत ज्यादा थके हुए, वो थकान और समय को साइड रखते हुए क्या करते हैं, सीधा जो मॉर्गन के साथ उसके घर चले जाते हैं। और जब उसके घर जाते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि घर भले ही बहुत साफ सुथरा रहता है, बट इट वॉज बैडली फर्निश्ड, यानी कि जो वहाँ का जो फर्नीचर वगैरह था वो बहुत ज्यादा खराब था, टूटा फूटा हुआ सा था। और हम ऐसा इसलिए जान पाते हैं बच्चों, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि जो मॉर्गन है, ही इज नॉट अ वेल्दी पर्सन, ही इज जस्ट अ माइन वर्कर, या फिर आप कह सकते हैं ही इज अ ड्रिलर, ठीक है, वो ड्रिल करने का काम करता है, तो ड्रिलर है, इस वजह से उसके घर की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और जब डॉक्टर एंड्रयू वहां पे पहुंचते हैं, ही एनालाइजेस द होल सिचुएशन, वो जाकर के ही सीज द पेशेंट, वो जो मॉर्गन की वाइफ को देखते हैं, इवन जो मॉर्गन अंदर आने से मना कर देता है, ही व्हाई ही डिनाइज टू कम इनसाइड, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सी हिज वाइफ इन दैट पेन, ठीक है, वो नहीं चाह रहा था और उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी वाइफ को उस पेन में देख सके, दैट्स व्हाई ही डिनाइज टू एंटर द हाउस एंड ही started walking outside the house in the same manner he was walking outside डॉक्टर्स हाउस, जिस तरह से एंशियस होकर के वो डॉक्टर के घर के बाहर घूम रहा था, वो अपने घर के बाहर भी इस तरह से घूमता रहता है और इंतजार करता है डॉक्टर एंड्रयू के एक खुशखबरी लेकर के आने तक का, ठीक है, इवन साथ साथ डॉक्टर एंड्रयू उसको प्रॉमिस भी करते हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड इवन योर वाइफ, ठीक है, और इस तरह से डॉक्टर एंड्रयू घर के अंदर चले जाते हैं। और जब बच्चों वो घर के अंदर जाते हैं, वो उस जो मॉर्गन की वाइफ को देखते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि अभी 1 डेढ़ घंटा या फिर 2 घंटा लग सकता है डिलीवरी होने में, ठीक है, तो वहां पे वेट कर रहे होते हैं। तभी जो मॉर्गन की मदर होती है, शी आस्क्स हिम फॉर अ कप ऑफ टी और कॉफी, बिकॉज, और ये बात, दिस थिंग डॉक्टर एंड्रयू रियलाइजेस कि वो ऐसा इसलिए पूछ रही है बिकॉज शी नोज दैट आई कैन गो समवेयर एल्स, कि अगर मैं यहाँ से कहीं और जा सकता हूँ, यहाँ पे वेट ना करूँ, अपने घर ना चला जाऊँ, इसलिए शी वांटेड टू कीप मी इंगेज, वो मुझे यहीं पे इंगेज करके रखना चाहती हैं, इसलिए वो मुझसे चाय और कॉफी के लिए पूछ रही हैं। और वो इन रिटर्न ऑफ दिस ही सेज टू हर कि डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस हाउस अंटिल माई टास्क इज कम्प्लीटेड, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। और क्योंकि बच्चों उनको मन ही मन में ये पता भी होता है कि हार्डली देयर इज जस्ट 1 hour रिमेनिंग बिफोर द डिलीवरी, सो इफ आई गो टू माई हाउस देयर विल बी ओनली 1 hour फॉर मी टू स्लीप, इन दैट 1 hour आई वुड नॉट बी एबल टू टेक द रेस्ट कम्प्लीटली, इसलिए ना तो मैं रेस्ट ढंग से ले पाऊंगा और इधर आने जाने में भी मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता उससे पहले ही कोई चीज हो जाए, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं जाते। ही डिसाइडेड टू वेट डाउनस्टेयर्स, वो नीचे चले जाते हैं और नीचे जो किचन के पास उन्होंने जो फायर एरिया होता है, फायरवर्क्स जहाँ लगा रखे होते हैं बच्चों, वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं और वो आग सेकने लगते हैं, ठीक है। और जब वो आग सेकते हुए वेट कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीजें फिर से ओल्ड मेमोरीज उनके माइंड में आने लगती हैं कि किस तरह से वो उन सब इंसिडेंट्स को याद करने लगते हैं जिन जिन लोगों की मैरिजेस अनसक्सेसफुल रही थी, ठीक है, उनके इंसिडेंट्स को याद करते हैं कि कुछ लोग अपनी वाइफ्स के साथ रह रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं, और अगर जो दूर रह रहे हैं तो उनके भी झगड़े हो रहे हैं, एंड देन ही स्टार्ट थिंकिंग ऑफ क्रिस्टीन, फिर वो क्रिस्टीन के बारे में सोचने लग जाते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लूज हर, वो उन्हें खोना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनके साथ कोई कमिटमेंट भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से उनके दिमाग में सारी चीजें चल रही होती हैं, जब तक कि कौन आ जाती है, मिडवाइफ आ जाती है वहां पे। मिडवाइफ आती है और वो कहती है कि मिसेस मॉर्गन को क्या होने लग गया, पेन स्टार्ट होने लग गया है और वो डिलीवरी का वक्त आ चुका है। जो मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू भी इस बात को समझ जाते हैं और धीरे से फटाफट से ऊपर जाते हैं रूम में, और ही स्टार्ट्स ऑपरेटिंग ऑन हर, वो पे उस पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। और बच्चों ऑपरेट करने के 1 डेढ़ घंटे के बाद जो चाइल्ड है वो बाहर आ जाता है, बट टू आवर सरप्राइज द चाइल्ड वॉज क्या,
लाइफलेस, उस वो एक बेजान शरीर होता है, उसके शरीर में जान नहीं होती है। ही वॉज नॉट ब्रीथिंग, जो बच्चा है वो सांस नहीं ले रहा होता है, ठीक है। और ये देख करके सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, डॉक्टर एंड्रयू भी, मिडवाइफ भी, और जो मॉर्गन की जो मदर है वो भी एक कोने में खड़ी होके क्या हो जाती है, बिल्कुल एकदम शॉक हो जाती हैं, और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती हैं, और शी वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि इतने साल के बाद, इतने साल वर्षों के इंतजार के बाद तो उनके घर में क्या हुआ था, एक बच्चा आया था, और वो भी कैसा आया, लाइफलेस आया। तो वो उस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती हैं, ठीक है। और शी वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक, वो शॉक के स्टेट में वहीं पे खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। डॉक्टर एंड्रयू को भी थोड़ी देर के लिए शॉक लगता है, लेकिन फिर वो जब देखते हैं मदर की हालत की, जो मदर की हालत है दैट वाज आल्सो नॉट गुड एट ऑल, तो वो क्या करते हैं, ही हैंड ओवर्स द चाइल्ड टू द मिडवाइफ एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन द मदर, ठीक है। मिडवाइफ को सौंप देते हैं बच्चे को, और मदर पे काम करने लगते हैं, और बहुत मेहनत करने के बाद उनकी जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल कर पाते हैं। और जो वापस मुड़ के देखते हैं कि अभी बच्चे की क्या हालत है, तो देखते हैं कि मिडवाइफ ये कंसीडर कर लेती है कि जो बच्चा है ही इज डेड, और वो उसको क्या कर देती है, न्यूज़पेपर में रैप कर करके कहाँ रख देती है बच्चों, बेड के नीचे रख देती है। और जैसे ही वो देखते हैं कि उसने मिडवाइफ ने उसको बेड के नीचे रख लिया, वो नीचे झुकते हैं अपने घुटनों में, और बेड से उसको नीचे बेड के नीचे से बाहर निकालते हैं। एंड देन ही टेक्स आउट द न्यूज़पेपर एंड पुट दैट चाइल्ड ऑन अ ब्लैंकेट, उसको एक ब्लैंकेट पे रखते हैं। और साथ ही साथ वो याद करते हैं उस केस को, उस सिनेरियो को, जब उन्होंने डॉक्टर पेज के साथ, जिनके साथ वो क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, उनके साथ उनके पास एक ऐसा इंसिडेंट आया था जहाँ पे एक लाइफलेस बेबी था, जिसको कि वो ठीक करते हैं किस तरीके से बच्चों, जिसको वो आगे बताते हैं कि वो ऑर्डर देते हैं मिडवाइफ को कि एक बेसिन में आप क्या लेके आओ, कोल्ड वाटर लेके आओ, और एक में हॉट वाटर लेके आओ। और जैसी वो लेके आती हैं, वो क्या करते हैं, ब्लैंकेट में लपेटे हुए बच्चे को एक बार कोल्ड वाटर में डालते हैं, और फिर हॉट वाटर में डालते हैं, फिर निकालते हैं, कोल्ड में डालते हैं, फिर हॉट में डालते हैं। और इसको हमें किससे कंपेयर करके बताया गया था, जैसे कि अगर आप किसी फेयर में जाते हैं, यू सी अ जगलर ओवर देयर, अ मैड जगलर, जिस तरह से वो जगलिंग करता रहता है बॉल्स को, उसी तरह से वो बच्चे को जगल कर रहे होते हैं कोल्ड शावर, कोल्ड वाटर में एंड हॉट वाटर में, ठीक है बच्चों। इस तरह से बहुत देर तक प्रयास करने के बाद वो, इवन यहाँ तक कि जो मिडवाइफ होती हैं, जो नर्स होती हैं, वो भी उनसे कह देती हैं कि सर यू, आई थिंक यू शुड गिव अप, ये जो बच्चा है ये मरा हुआ है, अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये ठीक नहीं हो सकता। इस पर डॉक्टर एंड्रयू क्या करते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता, ठीक है। आई कैन नॉट, मैंने इतनी मेहनत करी है और इतने लोगों का मेरे पे विश्वास है, जो मॉर्गन भी मेरे पे विश्वास करता है, मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं दे सकता, और मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। और वो कोशिश करते रहते हैं, और फिर वो बच्चे को बेड पे रखते हैं, और बच्चों एक मतलब रफ टॉवल से उसको क्या करते हैं, उसकी बॉडी को रब करते हैं, रगड़ने लगते हैं, और साथ ही साथ उसकी चेस्ट को भी प्रेस करते हैं। जो चेस्ट को प्रेस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनको उसकी हार्ट बीट सुनाई देती है, बच्चे की फर्स्ट हार्ट बीट सुनाई देती है, और बच्चा सांस लेने लगता है। और जैसे ही वो फर्स्ट सांस लेता है अपनी, उसके नोज से जो म्यूकस होता है वो बाहर आता है, और वो रोने लगता है। तो ये उसकी जो पहली जो फर्स्ट क्राई है वो सुन करके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। डॉक्टर एंड्रयू भी खुश होते हैं, मिडवाइफ भी खुश होती है, और साथ ही साथ जिन जो शॉक की स्टेट में थी, जो मॉर्गन की मदर, उनकी चेहरे पे भी एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जबकि जो मदर थी बच्चों, उनको अभी कुछ भी होश नहीं होता, क्योंकि वो भी स्टिल इन द टेकन द डोज ऑफ एनेस्थीसिया, वो अभी भी एनेस्थीसिया के ड्रग में वो क्या थी, बेहोश थी। उनको अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है कि क्या क्या चीजें हुई थी वहां पे। उसके विटनेस सिर्फ और सिर्फ कौन थे, डॉक्टर एंड्रयू थे, मिडवाइफ थी, और कौन थी, जो मॉर्गन की मदर थी। जो भी एक तरीके का हम कह सकते हैं मिरेकल हुआ था, क्योंकि एक मरे हुए बच्चे में फिर से जान वापस लाने का काम किसने किया, डॉक्टर एंड्रयू ने किया, ठीक है। और इस तरह से वो वहां से फिर अपना हेड उठाते हैं, और वहां से जो मॉर्गन को मिलते हैं, और ये कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी बीवी दोनों एक अच्छी कंडीशन में है, और वहां से चल देते हैं। और जब वो इस तरह से जा रहे होते हैं वापस अपने घर की तरफ, सुबह के 5 बज चुके होते हैं बच्चों, और जो मिल वर्कर होते हैं जो रात भर काम कर रहे थे, उनकी भी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, वो भी अपने घर वापस जा रहे होते हैं। तो उनके कदमों के साथ कदम मिलाते हुए डॉक्टर एंड्रयू अपने घर जाते हैं, और साथ ही साथ घर जाते हुए वो ये सोच रहे होते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा मिरेकल परफॉर्म कर दिया है, ठीक है। और ये शायद उनके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट भी होती है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर, जिसे मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस चैप्टर, एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम, ठीक है। The first question on your screen is,
I have done something. Oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this and what does it mean? जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जब एंड्रयू ये सारी चीजें करने के बाद अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो उनके अपने आप से क्या शब्द होते हैं? द सेल्फ टॉक ही वॉज डूइंग विद हिम वॉज, जो अपने आप से खुद से वो बात करते हैं वो कहते हैं कि आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ कर दिखाया है भगवान, और मैंने कुछ सच में कुछ काम की चीज कर दिखाई है, और इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। एंड्रयू द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी बर्थ utters these words as he is able to bring a stillborn child back to life which seemed impossible in the beginning। ठीक है, एंड्रयू जो हमारे इस चैप्टर के क्या है? प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट किसे कहा जाता है बच्चों? जो मेन कैरेक्टर होता है आपकी कहानी का, उसे कहा जाता है प्रोटैगनिस्ट। क्लियर है? मेन कैरेक्टर को। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो वो अपने आप से ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड, या फिर हम कह सकते हैं एक लाइफलेस चाइल्ड को फिर से क्या कर देते हैं? फिर से लाइफ प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि शुरुआत में कैसा लग रहा था बच्चों? सभी को इम्पॉसिबल लग रहा था। हम सबको ये लगा था कि शायद अब ये बच्चा नहीं बच सकता। द चाइल्ड इज बॉर्न स्टिल टू द वाइफ ऑफ जो मॉर्गन। किसका किसको पैदा हुआ होता है बच्चा? जो मॉर्गन की वाइफ को। द चाइल्ड इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द कपल हु हैज बीन मैरिड फॉर नियरली 20 years। उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पहली 20 साल के बाद उनको ये बच्चा हो रहा है। द चाइल्ड इज बॉर्न अंडर क्रिटिकल कंडीशन। और जो चाइल्ड है एक ऐसी कंडीशंस में हुआ है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में ये पैदा हुआ होता है। वो द चाइल्ड एंड द मदर आर इन क्रिटिकल कंडीशन। इवन ना सिर्फ चाइल्ड बल्कि जो मदर भी थी वो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन। और डॉक्टर एंड्रयू की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी बच्चों की उन्होंने इवन मदर को भी सेव किया और साथ ही साथ बच्चे को भी सेव किया, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या हो पाता है, आपने खुद भी देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ एक ही को बचा पाते हैं, या तो आइदर दे कैन सेव द मदर और दे कैन सेव द चाइल्ड। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर एंड्रयू थे वो ऐसी सिचुएशन में, जबकि उनके पास हेल्प करने के लिए कोई भी स्टाफ भी नहीं था, वो अकेले ही थे, लेकिन वो दोनों को बचा लेते हैं। द नर्स डंप्स द चाइल्ड थिंकिंग इट टू बी स्टिल बॉर्न। नर्स क्या कर लेती है? उस चाइल्ड को डंप कर देती है, न्यूज़पेपर में लपेट करके बेड के नीचे रख देती है। वो ये सोचती है कि ये तो मरा हुआ है। एंड्रयू टेक्स केयर ऑफ द मदर फर्स्ट। एंड्रयू सबसे पहले मदर को बचाते हैं। एंड सीइंग हर इन द रिकवरी पाथ टर्न्स हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। और जैसे ही वो ये महसूस करते हैं कि मदर क्या कर रही हैं, रिकवर हो रही हैं, तो वो अपना ध्यान किसकी ओर लगाते हैं? चाइल्ड की तरफ लगाते हैं। एंड्रयू पुल्स द चाइल्ड आउट। एंड्रयू उस बच्चे को बाहर निकालते हैं बेड के नीचे से। इट इज अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय। और वो ये देखते हैं कि इसका शरीर बिल्कुल, शरीर की बनावट एकदम ठीक है। इट्स लिम्प वाइट बॉडी इज वाइट एंड सॉफ्ट। उसकी शरीर कैसा है? सफेद पड़ चुका है लेकिन सॉफ्ट है। इट्स हेड इज हैंगिंग लूजली। और जो उसका सर है वो एकदम लटक रहा है ऑन द थिन नेक, पतली सी गर्दन पे। एंड्रयू एट वंस अंडरस्टैंड दैट इट इज अ केस ऑफ एस्फिक्सिया पैलिडा। वो समझ जाते हैं कि ये केस किस चीज का है? एस्फिक्सिया पैलिडा का है बच्चों। इस टर्म को आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, ही ऑर्डर्स द नर्स टू गेट हिम कोल्ड वाटर। और वो समझ जाते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा। वो कोल्ड वाटर मंगाते हैं और हॉट वाटर मंगाते हैं, दो बेसिस में। और वो बच्चे को क्या करने लग जाते हैं? उसमें जगल करने लग जाते हैं, उसको रेस्पिरेशन देने लग जाते हैं ताकि वो सांस ले सके। 15 मिनट पासिस। इस तरह से करते करते 15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन उसकी कोई भी सांस नहीं चल रही होती है। इन शेयर डेस्परेशन ही रब्स द चाइल्ड। और डेस्परेशन में आके वो क्या करने लग जाते हैं? बच्चों चाइल्ड को रब करने लगते हैं टावल से। क्रशेस, उसको क्रश करते हैं, उसके चेस्ट को दबाते हैं। देन अ मिरेकल हैपन। और तब जाके क्या होता है? एक चमत्कार होता है। द लिटिल चेस्ट गिव्स अ शॉर्ट कन्वल्सिव हेव। और फिर वो सांस लेने लगता है। एंड्रयू रीडबल्स हिज एफर्ट। और एंड्रयू इसके बाद क्या करते हैं? अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को और ज्यादा डबल कर देते हैं। द चाइल्ड इज नाउ गैस्पिंग। और चाइल्ड अब सांस लेने लगता है, लंबी लंबी गहरी सांसें वो लेने लगता है। देन कम्स द चाइल्ड क्राई। और फिर जाकर के बच्चे के मुंह से पहली बार क्या आती है? रोने की आवाज आती है। ही हैंड्स ओवर द चाइल्ड टू द नर्स। वो नर्स को बच्चे को दे देता है। एंड क्लाइम्स डाउन द स्टेयर। और सीढ़ियों में नीचे की तरफ चलने लगता है। ही अटर्स द कोटेड वर्ड्स आउट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन ऑन अचीविंग द सीमिंगली इम्पॉसिबल। इसलिए हमें कहा जा रहा है कि वो ये वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चीज शुरुआत में इम्पॉसिबल, असंभव लग रही होती है, उस चीज को वो क्या कर देते हैं? पॉसिबल करके दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, इट मीन्स दैट एंड्रयू हैड बीन एबल टू डू समथिंग वंडरफुल। इसका मतलब ये है कि एंड्रयू ने कुछ बखूबी कुछ करके दिखा दिया है, कुछ लाजवाब कोई चीज करके दिखाई है। He has been able to apply whatever he learned in the medical textbooks and even beyond that। और उन्होंने वो सारा नॉलेज, जो कुछ भी उन्होंने मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में सीखा था और इवन उससे भी बाहर जो एक्सपीरियंसेस में सीखा था, वो सारा नॉलेज उन्होंने वहां पे अप्लाई किया। इट इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एंड्रयू के लिए द अबव वर्ड्स मीन दैट अ डॉक्टर इज अ मीडियम थ्रू विच गॉड और एलमाइटी ग्रांट्स लाइफ टू द पेशेंट्स।
और ये जो ऊपर के वर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं कि बच्चों, जो हम कहते हैं ना कि जो जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। जो भगवान अगर किसी की लाइफ को सेव करना चाहता है तो वो क्या करता है, डॉक्टर के मीडियम से उनको बचाता है। तो इन चीजों को वो सही साबित कर देते हैं। द मिरेकल हैपेंड बाय द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी। और जो मिरेकल हुआ था ये किसके थ्रू हुआ था, ये भगवान की कृपा से हुआ था। लेकिन उसके मीडियम कौन थे, उसके मीडियम थे डॉक्टर एंड्रयू। एंड्रयू एक्नॉलेजेस दिस फैक्ट इन द अबव कोटेड वर्ड्स। और एंड्रयू भी इस बात को समझते थे, क्योंकि किसी को भी लाइफ देना एक इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान तो सिर्फ क्या कर सकता है बच्चों, एफर्ट कर सकता है, जो कि डॉक्टर एंड्रयू ने किए। लेकिन जो ये सारा मिरेकल हुआ ये किसके वजह से हुआ, ऑलमाइटी गॉड, या फिर हम कह सकते हैं ईश्वर की वजह से हुआ। दीज वर्ड्स ब्रिंग होम द फैक्ट दैट सेविंग द लाइफ ऑफ अ पेशेंट इज द मोस्ट कोवेटेड अचीवमेंट ऑफ अ डॉक्टर। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी पेशेंट की लाइफ को बचाना एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। उससे बड़ी अचीवमेंट एक डॉक्टर के लिए कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को आप नोट करेंगे, देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के सामने कि देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। डिस्कस। ठीक है, कि बहुत ज्यादा अंतर है जो चीजें, जो ज्ञान हम किताबों में से लेते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन यानी कि बच्चों हम अगर जो डॉक्टरी की पढ़ाई जिसे आप कहते हैं उसकी अगर हम बात करें तो एक किताबी ज्ञान अलग है। और जो ज्ञान आप सीखते हैं जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जब आप रियल पेशेंट्स से फेस टू फेस उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू करते हैं और उनको जानना शुरू करते हैं, चेक करना शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस बात को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। और ये बात बहुत हद तक बच्चों सेम भी है। ठीक है, क्योंकि जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी का इंटरेस्ट है आगे जाके क्या करने में, डॉक्टर बनने में, ठीक है, तो बच्चों आप ये चीज महसूस करेंगे कि काफी समय तक आप लोगों को क्या कराया जाएगा, बहुत हेविली मतलब आपको रिगरस स्टडी करनी पड़ेगी काफी समय तक। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने से, जो कुछ भी आपने अपने एमबीबीएस के दौरान, जो एमबीबीएस की ट्रेनिंग है उसके दौरान जो कुछ भी पढ़ा है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को साथ ही साथ जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है एंड व्हेन यू गो फॉर द स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस अंडर अ सीनियर डॉक्टर। आपको सीनियर डॉक्टर के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप ग्राउंड रियलिटी देख पाते हैं कि जो हमने बुक्स में पढ़ा था, इवन जो आपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी परफॉर्म करे होंगे, इवन जैसे जब प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो डेड बॉडीज वगैरह पे प्रैक्टिस करवाते हैं, बट एक रियल पेशेंट पे वर्क करना इज समथिंग रियली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इसी बात को, इसी डिफरेंस को, इसी अंतर को हमें समझाते हुए अपना आंसर देना है। देखो बच्चों, बताया जा रहा है देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, की बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक मेडिसिन में, मेडिसिन की जो टेक्स्ट बुक्स है उनमें जो आप पढ़ते हैं, और जब आप सच में इस दुनिया में उतरते हैं, फिजिशियंस की जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं एज अ फिजिशियन, तब उसमें जो आपके सामने चैलेंजेस आते हैं दे आर वेरी डिफरेंट। Textbook medicine is purely a science, whereas treating a patient is an art. इसमें कहा जा रहा है कि टेक्स्ट बुक में जो आप, मेडिसिन की टेक्स्ट बुक्स में जो आप पढ़ते हैं वो क्या है, पूर्ण रूप से एक क्या है, साइंस है, विज्ञान है। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो वो विज्ञान के साथ साथ क्या भी हो जाता है बच्चों, एक आर्ट हो जाती है, यानी कि एक कला हो जाती है। ठीक है, किसी को ठीक करना, किसी को ट्रीट करना, वो क्या है, अपने आप में एक कला है। जैसे मान लीजिए कि आपने कई बार ये चीज आपने भी आसपास सुनी होगी बच्चों कि ये डॉक्टर है, इस डॉक्टर की जो दवा है बहुत अच्छे से काम करती है। भले ही वो डॉक्टर क्या है, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, सिंपल एक उसका छोटा सा स्टोर है, लेकिन उसकी दवा लोगों को बहुत अच्छे से काम करती है, लोगों को ठीक करती है। तो क्या है उसके पास, ही डजंट हैव दैट मच टेक्स्ट बुक नॉलेज, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना कि उसको मेडिसिन की बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक्स उसने नहीं पढ़ी है, लेकिन बट ही हैज अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस है और उसे लोगों को ठीक करने की क्या है, कला है। ठीक है, ही नोज कि लोगों को किस तरह से ठीक किया जाए। क्योंकि बच्चों ये बात मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं वो हमारे कहां से जुड़ी हैं, हमारे दिमाग से जुड़ी हैं। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर साइकोलॉजिकल, डिजीजेज आर साइकोलॉजिकल, इसलिए उनको क्या भी कहा जाता है, साइकोसोमेटिक डिजीज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए एक बार ये एक रियल एग्जांपल है, एक डॉक्टर ने ये चीज टेस्ट कर रखी है। ठीक है, कि एक पेशेंट उसके पास आते हैं, ठीक है,
और वो पेशेंट ये कहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस चीज को एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उसको सिंपल सी एक टेबलेट दे देते हैं, जिस टेबलेट जो टेबलेटमेंट क्या होता है, टेबलेट क्या होता है बच्चों, सिंपल एक सॉल्ट होता है, ठीक है। उसमें कोई भी मेडिसिन, कोई भी इट वाज नॉट, वो जस्ट एक सिंपल पैरासिटामोल होता है, बुखार की दवाई होती है वो, ठीक है। और जब वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको ऐसे खाना है, इसको इस टाइम पे खाना, और वो उसको खाता है और वो एकदम ठीक हो जाता है बच्चों, ठीक है। दी थी बुखार की दवाई और उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेशेंट है उसको क्या है, ट्रस्ट है। उसको सबसे पहले तो ये लग रहा है कि वो उसके पेट में दर्द हो रहा है। शायद हो सकता है वो पेट दर्द रियली में किसी स्टमक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, या फिर कई बार पेट दर्द इस वजह से भी होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील करते हैं तो हमारा पेट दर्द होने लगता है, ठीक है। या इस वजह से भी हो सकता है। एंड व्हेन ही गोज टू द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास एक भरोसे के साथ जाता है कि ये डॉक्टर जो है वो मुझे दवाई देकर के ठीक कर देंगे, तो फिर इस वक्त जो डॉक्टर जो भी दवाई देता है वो उसको पूरे पूर्णतः भरपूर भरोसे के साथ लेता है, कंज्यूम करता है, और इस वजह से जो उसका माइंड है वो खुद ब खुद बॉडी को हील कर देता है। उसे ये लगता है कि जो मैंने टेबलेट ली है उससे मेरा पेट ठीक हो जाएगा, और वो सच में ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल क्या भी प्ले करता है बच्चों, बिलीफ। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो आप दवा लेते हैं उसको पूरे विश्वास से ले, ठीक है। आप ये विश्वास रखें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है उससे आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। यू विल गेट properly healthy after taking that prescription or that treatment, ठीक है बच्चों। The word of practicing physician requires a different set of skills and knowledge. अगर आप एज अ प्रैक्टिशनर स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, ठीक है। जो सिर्फ आपने आज तक पढ़ा है और जो आपने किताबों में जो ज्ञान लिया है उससे काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको दूसरी स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी कि किस तरह से जो पेशेंट है उसका भरोसा जीता जाए। क्योंकि जब तक पेशेंट को डॉक्टर पे भरोसा नहीं आता, वो उस पर भरोसा नहीं करता, तब तक उसकी दवाइयों का उस पर कोई भी असर नहीं करता है, ठीक है। एट द मोमेंट व्हेन द पेशेंट स्टार्ट्स ट्रस्टिंग हिज डॉक्टर, जब वो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, उस वक्त से ही चाहे डॉक्टर उसका कैसे भी ट्रीटमेंट करे, जो पेशेंट है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। Textbook medicine, no doubt, provides conceptual framework for treatment, but no doctor can treat a patient without the use of his or her intuitive practices. ये कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट बुक मेडिसिन है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उनका वो किसी काम की नहीं है, वो काम की है क्योंकि वो बेसिक फ्रेमवर्क और जो एक तरह से बेस है वो क्रिएट करती हैं। लेकिन जब तक जो डॉक्टर है वो प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करता है, अपनी इंट्यूटिव प्रैक्टिसेस नहीं शुरू करता है, तब तक वो किसी भी पेशेंट के साथ काम नहीं कर सकता। In the story Birth, the way Andrew brings back life in a stillborn child is the testimony to this fact. और इसी में क्या है, हम इस चैप्टर में भी देख पाते हैं कि भले ही एंड्रयू क्या था, एक प्रैक्टिशनर था, लेकिन क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंसेस डॉक्टर पेज के साथ देखे थे, उस पर जब वो पहली बार परफॉर्म करता है तो वो चीज, वो मिरेकल हो जाता है। द नर्स एट फर्स्ट डम्प्स अ चाइल्ड थिंकिंग इट टू बी अ डेड। नर्स उस बच्चे को डेड समझ करके डंप कर देती है, बट एंड्रयू टेक्स चांस एंड द मिरेकल हैपेंस। अगर चाहते एंड्रयू तो किताबी अगर ज्ञान पे वो जाते तो सिर्फ उसमें क्या था, उसके अकॉर्डिंग तो डेड था, तो उसको छोड़ देते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो चांस लेते हैं और ज्यादा उस पर मेहनत करते हैं और मिरेकल हो जाता है। He in the beginning applies in his textbook knowledge, but the child does not recover. वो शुरू में टेक्स्ट बुक का जो नॉलेज है उसको लगाते हैं, बट चाइल्ड उससे ठीक नहीं होता। He does not lose heart, और वो इस पे हार नहीं मानते, वो दिल छोटा नहीं करते। He applies his own intuitive method and the miracle then happens. वो अपना खुद का एक मेथड लगाते हैं जिससे कि मिरेकल होता है। ट्रीटमेंट इज साइंस एंड बियॉन्ड इट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। इसमें कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट भले ही एक साइंस है, लेकिन उससे बियॉन्ड जो भी चीजें होती हैं वो साइंस के साथ साथ एक आर्ट है, यानी कि कला है। द स्टोरी बर्थ इज अ रियलिस्टिक फिक्शन। जो स्टोरी बर्थ है वो एक, भले ही एक फिक्शन कहानी है, लेकिन वो क्या क्या ली गई है, वो वास्तविकता से ही ली गई है। In other words, the elements of the story has been taken from the real life experience and woven in the fabric of fiction. यानी कि जो ये रोजमर्रा की जिंदगी में जो डॉक्टर्स के साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन्हीं को उठाया गया है और एक फिक्टिशियस एक कहानी आपके सामने क्रिएट की गई है, एक काल्पनिक कहानी बनाई गई है। तो इसी के साथ बच्चों हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।